हेलो टू ऑल, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पुर्तगाली कंपनी यानी एक यूरोपीय कंपनी जो कि पुर्तगाली कंपनी थी। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां भी आए, जैसे ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, डेनिश आए। इन सभी ने भारत में आकर व्यापार किया, राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा दिया। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम उसमें पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा है और यह यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत और यूरोप का व्यापार मॉडर्न पीरियड से ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि ये एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। अगर हम रोमन एम्पायर को देखें तो उसके साथ भी भारतीयों का व्यापार चल रहा था। खासतौर से मसाले और कपड़े का व्यापार भारत के साथ भारत के द्वारा निर्यात किया जाता था यूरोपीय देशों को। लेकिन बीच के समय में थोड़ा रोमन साम्राज्य पे तुर्की आक्रमण के बाद या रोमन साम्राज्य के राजधानी कस्तुनतुनिया पे तुर्की आक्रमण के बाद अधिकार हो जाने के कारण यह यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल हो गया भारत के साथ व्यापार करना। तब उन्होंने एक प्रयास किया कि नए मार्ग खोजे जाए, और नए मार्ग की कोशिश में उन्होंने खासतौर से वास्को डी गामा ने एक नया मार्ग खोजा और उसी के माध्यम से भारत के साथ फिर से एक बार व्यापार स्थापित हो पाया। और यूरोपीय कंपनी खासतौर से पुर्तगाली, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ अपना व्यापार स्थापित किया और एक राजनीतिक शक्ति बनने का भी प्रयास किया। इसी को आज हम देखेंगे। ठीक है, यूरोप में भारतीय व्यापारी या भारतीय मसालों या वस्त्रों की मांग काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, मसालों का प्रयोग मांस को सुरक्षित रखने में, दवाई बनाने में या खाना को स्वादिष्ट बनाने में होता था। मसालों में खास तौर से काली मिर्च, जिसको गोल मिर्च भी कहा जाता था, उसका विशेष मांग था। और इसी के व्यापार से भारतीयों की को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, और इसी का प्रयास खासतौर से यूरोपीय व्यापारी आते थे और यहाँ से इसी चीज़ों को आयात करने की कोशिश करते थे। और जब कस्तुनतुनिया पे तुर्की आक्रमण के बाद अधिकार हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कस्तुनतुनिया, इस पे अधिकार हो गया, तो भारत और यूरोप का बीच का जो व्यापार था वो व्यापार अवरुद्ध हो गया। तब पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने भौगोलिक अन्वेषण की पहल की, ताकि तुर्की और वेनिस के जो व्यापारी थे, जो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, उसके एकाधिकार को तोड़ा जा सके। और इसी प्रयास में वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है, वहाँ के शासक कौन, मैनुअल प्रथम ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने जो नए नए अन्वेषक थे उनको प्रोत्साहित किया ताकि वो नए नए देशों की खोज कर सके। और वास्को डी गामा ने इस भारत की खोज की। ठीक है, व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के महत्व को देखें तो इस मार्ग में हम क्या देखते हैं कि जो ये देखिए, पुर्तगाल से होते हुए अफ्रीका के निचले तट से होते हुए ऐसे इंडिया तक वास्को डी गामा आया था। इसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है या आशा अंतरिप कहा जाता है। इसी नए मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की सीधे भारत आने के लिए। पहले ये व्यापार इस रास्ते से होता था, लेकिन तुर्की आक्रमण और अधिकार के पश्चात ये रास्ते यूरोपीय व्यापारियों के लिए अवरुद्ध हो गए। इसीलिए उन्होंने नए मार्ग की खोज की और यही मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा था। ठीक है, इसी मार्ग के माध्यम से 1498 स्थित ईस्वी में यह वास्को डी गामा कालीकट के तट पे आया और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगीज जो थे वही भारत आए और उन्होंने ही सबसे पहले अपने फैक्ट्री यहाँ स्थापित की। इसी क्रम में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें, जिस पे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला तथ्य ये है
कि भारत आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए। ठीक है, लेकिन कंपनी स्थापना ये सारे जो यूरोपीय व्यापारी आए इन्होंने अपने यहाँ पहले कंपनी स्थापित किया ईस्ट देशों के साथ व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है अगर हम देखें तो एशिया के वेस्ट में है, तो वो अपने ईस्ट देशों के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच, इसके अलग अलग नाम थे। ये सब ईस्ट के साथ, ईस्ट देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहले कंपनी स्थापित की। और इस कंपनी के क्रम में देखें तो पुर्तगाली कंपनी पहले स्थापित हुई। अगर देखें तो जहां व्यापारियों के सेंस में देख रहे थे तो पुर्तगीज व्यापारी पहले आए, फिर डच आए, लेकिन यहाँ कंपनी निर्माण के अगर फैक्ट को देखें तो पुर्तगीज कंपनी पहले स्थापित हुई, फिर अंग्रेज कंपनी स्थापित हुई, फिर डच, लेकिन डच व्यापारी आने के क्रम में दूसरे नंबर पे आए और कंपनी स्थापना के क्रम में तीसरे नंबर पे। इस पे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसे देश की कंपनी थी जो आई तो पुर्तगीज के बाद थी, पुर्तगाली व्यापारियों के बाद थी, परंतु उसका निर्माण जो था वो अंग्रेजी कंपनी के बाद हुआ। यानी आने के क्रम में वो अंग्रेजों से पहले आए, लेकिन कंपनी निर्माण के क्रम में वो अंग्रेजों के बाद उनकी कंपनी स्थापित हुई, तो वो थे डच। इसी तरह से प्रश्न पूछे भी गए और पूछे भी जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहला कोचिन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट है और इस पे बार बार प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो कई कारणों से भारत के साथ व्यापार स्थापित करना चाहते। एक तो गोल मिर्च या मसाला, दूसरा कपड़ा, तीसरा यूरोप में एक धनाढ्य वर्ग उस टाइम पीरियड में उभर के आया था और उसी ने भारत के साथ व्यापार को प्रेरित किया। यह धनाढ्य वर्ग की अहम भूमिका थी भारत के साथ व्यापार को प्रभावित करने में या बढ़ावा देने में। इस धनाढ्य वर्ग ने ही बहुत सारे डिमांड क्रिएट करे, जो सूती कपड़े को लेके था, जो मसालों को लेके था, इसीलिए व्यापार जरूरी हो गया था भारत के साथ यूरोपीय देशों। और इसी क्रम में पुर्तगाली व्यापारी भारत आए, वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रेरित करने को लेकर पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जैसे फैक्टर भी थे, जिन्होंने विशेष योगदान दिया इस व्यापार को बढ़ावा देने में। जहां एक तरफ पुनर्जागरण ने साहसिक मनोभाव या उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया, कि एक साहसिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया कि नए नए जगह, नए नए स्थान खोजे जाए, नए नए जगह व्यापार किया जाए, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया। वही धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म के प्रसार के उद्देश्य से प्रेरित किया कि नए क्षेत्रों में धर्म का प्रसार किया जाए। तो इन यूरोपीय देश जो व्यापार के मकसद से आए थे, इसमें कई फैक्टर थे उनके भारत के साथ व्यापार करने को लेकर। इसमें पुनर्जागरण भी था, धर्म सुधार आंदोलन भी था, और नया जो धनाढ्य वर्ग उभर के आया था वो भी था। तो आइए अब पुर्तगाली कंपनी के बारे में, पुर्तगाली व्यापार के बारे में हम जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यह जो व्यापारिक अभियान था, पुर्तगाल के व्यापारिक विकास पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और वहाँ की जो राजधानी थी वास्को डी गामा, जब 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को कालीकट के तट पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पहले से अरबी व्यापारी मौजूद थे। उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इनका एकाधिकार था, वेनिस के व्यापारियों का और अरबी व्यापारियों का एकाधिकार था, और ये नहीं चाहते थे कि तीसरा कोई प्लेयर जो व्यापारी है वो इस खेल में आए, इस व्यापार के खेल में आए। अतः उन्होंने जैसे ही वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा, जो जगह था उसका नाम था कुडप्पा, ये कालीकट के बंदरगाह पे था, यहीं पे पहुंचा। और इसको पहुंचाने में एक गुजराती जो
नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इसी अब्दुल मजीद ने मदद की थी और इसी अब्दुल मजीद के सहायता से, जो गुजराती था, उसी के सहायता से वास्को डी गामा जो था वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। हाँ, अरब के व्यापारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो हिंदू शासक था, उसने यहाँ इसका सपोर्ट किया, इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वह हिंदू राजा जिसकी उपाधि हुआ करती थी जमोरिन उपाधि हुआ करती थी, उसने इसका स्वागत किया। और यही स्वागत के कारण अरब के व्यापारी ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए और वास्को डी गामा वहाँ से बड़ी मात्रा में काली मिर्च और जड़ी बूटी लेकर फिर अपने देश वापस लाया। और कहा जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो जो काली मिर्च और जड़ी बूटी लेकर आया, उसको पुर्तगाल के बाज़ार में बेचने के बाद उसका पूरा जो व्यापारिक खर्च था, जो यात्रा का खर्च था, वो मिलाकर लगभग 60 गुना ज़्यादा मूल्य पे वो बिका, यानी 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। अब सोचिए कि कोई भी व्यापारी अगर 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाएगा तो उसको लालच तो होगा कि फिर से एक बार व्यापार स्थापित किया जाए। और यही कारण था कि 1498 में वास्को डी गामा जब पहली बार पुर्तगाली अभियान के तहत आया था और इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया, तो फिर उसने दूसरी बार 1502 ईस्वी में फिर से कालीकट आया और फिर से उसने व्यापार किया। मतलब फिर से उसने यहाँ से जो मसाले थे, जड़ी बूटी थे, वो खरीद के वहाँ ले गया। ठीक है, ये पहला एक क्रम घटना था जिसने यूरोपीय कंपनियों को प्रभावित किया इंडिया आने के लिए। सोचिए, इतना बड़ा मुनाफा होगा तो कोई भी देश आने की कोशिश, कोई भी व्यापारी कंपनी आने की कोशिश जरूर करेगी। ठीक है, इसी क्रम में एक चीज़ और देखते हैं कि जब 1498 में वास्को डी गामा आया तो 1500 में एक और जहाजी बेड़ा आया पेड्रो अल्वेयर्स केब्रल के नेतृत्व में। और यह जो घटना थी, इसने यह पूरे यूरोपीय देशों को प्रभावित किया, खासतौर से पुर्तगाल के व्यापारियों को प्रभावित किया कि आप इंडिया के साथ व्यापार करें, क्योंकि इतना मुनाफा और कहीं से संभव नहीं था। हाँ, पुर्तगाली यात्रियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक था अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे उनके भारत पे व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना, और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। यानी ये दो उद्देश्यों के साथ ये भारत आए थे। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अरब और वेनिस के व्यापारी के माध्यम से जो यूरोप के बाज़ार में मसाले, जड़ी बूटी, कपड़े जाते थे, जिसपे वो लोग मुनाफा कमाते थे बल्कि यूरोप के व्यापारी नहीं कमाते थे, इसी एकाधिकार को तोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य। और इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। ये फैक्ट्री से क्या मतलब है, इन्होंने एक कारखाना बनाया। ठीक है, या कहे तो दुर्ग बनाया। ऐसा कारखाना बनाया जो दुर्गीकृत था। मतलब क्या था, वो सुरक्षा घेरे के अंतर्गत बनाया। जो भी व्यापारिक सामान वो लोग खरीदते थे वो लाकर यहाँ स्टोर करते थे, सुरक्षित करते थे, और वह चोरी ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए, तो उसको किले की तरह उस फैक्ट्री को बनाते थे ताकि सुरक्षित रहे। इसी को कहा गया कि उन्होंने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित की। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ गई। फिर हम क्या देखते हैं कि 1500 में मैंने बताया कि एक और व्यापारी आया था, पुर्तगाली व्यापारी। ठीक है, पेड्रो केब्रल। जब 1500 में पेड्रो केब्रल आया तो उसका भी विरोध अरबी व्यापारियों ने किया और उसके जहाज को कालीकट के तट पे उतरने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पेड्रो केब्रल ने क्या किया, अरबी जहाज को पकड़ लिया और उसको वहाँ के शासक, जिसको जमरिन कहा जाता था, उपाधि थी, उसको भेंट दे दिया। इससे क्या हुआ, जमरिन का इस पुर्तगाली व्यापारियों के प्रति झुकाव और ज़्यादा बढ़ गया। गिफ्ट मिला है जो कि अरब के व्यापारियों से कभी मिलता नहीं था। तो एक बहुत अच्छा अनुभव था जमरिन का भी पुर्तगाली व्यापारियों के साथ और पुर्तगालियों का भी जमरिन के साथ। ठीक है,
पेड्रो ने यह अनुभव किया, पेड्रो कैब्रल ने, जो कि 1500 में पुर्तगाल से व्यापार के लिए आया था, उसने यह अनुभव किया कि केरल के क्षेत्रीय राजाओं के बीच भी आपस में बहुत सारे विवाद हैं। इस विवाद का व्यापारिक फायदा उठाया जा सकता है तथा शक्ति के द्वारा, ठीक है, इस सभी संबंधित जो क्षेत्र थे आसपास के, उसको जीता जा सकता है, उसको आधार बनाया जा सकता है। और आगे चल के यही जो धारणा थी वो पुर्तगाली नीति का आधार बनी। मतलब क्या था, व्यापारी के तौर पे आइए और आपसी जो राजाओं, यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे, उनके आपसी संघर्ष या आपसी मतभेद के कारण यहाँ व्यापारी के साथ साथ राजनीतिक शक्ति बन जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। तो इसी उद्देश्य से, इसी धारणा को पुर्तगाली नीति ने आने वाले समय में अपनाया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इतना ज़्यादा मुनाफा होता था कि वास्को डी गामा भी 1502 ईस्वी में दोबारा आया। ठीक है, फिर 1503 ईस्वी में एक और व्यापारी आया जिसका नाम था अल्बुकर्क। यह बाद में गवर्नर भी बन के आया। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे कि ये बाद में गवर्नर भी बन के आया। 1503 ईस्वी में यह व्यापारी बन के इंडिया आया था। ठीक है, और उसने पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार के एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या किया, 1503 ईस्वी में यही कोचीन में पहली फैक्ट्री या पहला दुर्ग स्थापित किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा, 1505 में उसने कन्नूर में दूसरा फैक्ट्री स्थापित की। तो दो फैक्ट्री जो शुरुआती थे वो पुर्तगालियों ने कहा 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में स्थापित की। ठीक है, अब आइए गवर्नर की बात करते हैं। सबसे पहले भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, जो 1505 से 1509 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया और यह इसी को भारत प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। इस क्रम को भी याद रखिएगा क्योंकि आगे और भी गवर्नर की बात करेंगे और यह क्रम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि क्रम से सजाएं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो अल्मेडा था 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया या उसको भेजा गया जिसने भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। क्या किया? भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की या की जा सके। उसने एक नीति चलाई जिसका नाम था शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, यह हम आगे इसको भी देखेंगे कि ये सब क्या व्यवस्था। ठीक है, 1508 में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्क और महमूद वेगड़ा जो था गुजरात का शासक था, उसने मिस्र के साथ मिलके, तुर्की के साथ मिलके महमूद वेगड़ा ने पुर्तगाली पे अटैक किया, लेकिन इन तीनों शक्तियों को पुर्तगालियों ने हरा दिया। कब की घटना है? यह 1508-9 की घटना, जब इन तीनों ने पुर्तगालियों को हराने की कोशिश की और परंतु वो हार गए और यह महमूद वेगड़ा जो था ये गुजरात का शासक। ठीक है, यह नीति जो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को कहा जाता था परमिट व्यवस्था या काटेज सिस्टम। इसको हम लास्ट में इस व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अगला गवर्नर जो बन के आया उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। यह 1509 से लेके 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। यह पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। पहला कौन था? अल्मेडा, और दूसरा अल्बुकर्क था, और यही वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का। कहाँ? भारत में। सन
1503 में मैंने बताया भी कि यह भारत में आया था, छोटे छोटे जहाजी बेड़ों का नायक बनकर आया था और उसने ही तय किया था कि कोचीन को पहली फैक्ट्री बनाया जाए ताकि एक आधार बनाया जा सके, व्यापारिक आधार बनाया जा सके और यहीं से अपने आधार को मजबूत करके यहाँ बड़े स्तर पर व्यापार किया जा सके। यही इसकी नीति 1503 में थी और 1509 से 1515 तक यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। यही जो था भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था और इसने 2-3 काम और किए, इसको भी जान लेते हैं। 1510 ईस्वी में एक चीज़ लिख लीजिए यहीं पे, इस बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल खां, यूसुफ आदिल शाह क्या छीन लिया? गोवा को छीन लिया। साथ ही साथ उसने कुछ बदलाव भी किए, ये भी जान लेते हैं। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए तथा उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के लिए क्या किया? पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह हेतु प्रोत्साहित किया। मतलब क्या था? पहला चीज़ कि यहाँ बस्तियां बनाई जा सके अस्थायी तौर पे, तो उसने सबसे बढ़िया काम क्या किया? अपने बस्ती को अस्थायी बनाने के लिए उसने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें ताकि अस्थायी बस्ती बनाई जा सके, एक स्टेबल व्यापारिक सेटअप स्थापित किया जा सके। साथ ही साथ अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से, ये नाम सुने भी होंगे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। अल्बुकर्क ने फादर लुइस को विजयनगर दरबार में भेजा भी ताकि एक क्षेत्र वह विजयनगर से प्राप्त कर सके, एक सुरक्षित क्षेत्र विजयनगर से प्राप्त कर सके जहां वो एक नई फैक्ट्री स्थापित कर सके। इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। अगला देखिए, एक चीज़ और है, अल्बुकर्क ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसने अपने जितने भी पुर्तगाली क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र वाले जो एरिया थे, पुर्तगालियों के जो प्रभाव क्षेत्र वाले एरिया थे, वहाँ सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, वहाँ सती प्रथा पे रोक लगा दिया और साथ ही साथ अरब व्यापारियों के साथ जो इसका संघर्ष चल रहा था, व्यापारिक संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए उसने मुसलमानों के प्रति कठोर नीति भी अपनाई। ठीक है, तो ये अल्बुकर्क के कुछ कदम थे जिसने भारत में यूरोपीय खासतौर से पुर्तगाली कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला जो देखिए, यहाँ यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को जीता था और गोवा पर जीत के अधिकार कर लिया था। फिर अगला गवर्नर बन के आया नीनो दी कुन्हा, जो 1529 से लेकर 1538 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के रहा। उसने क्या किया? जो कुन्हा ने कोचीन में राजधानी को जो बनाई थी अल्बुकर्क ने, उसको स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया? गोवा भेज दिया। यानी अल्बुकर्क ने जो पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में बनाई गई थी, उसी को बाद में जब गवर्नर बनकर अल्बुकर्क आया तो उसी को अपनी पुर्तगाली क्षेत्रों के प्रभाव क्षेत्रों की राजधानी बनाया। लेकिन नीनो दी कुन्हा जब गवर्नर बन के आया तो उसने इस राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। वही गोवा जिसको 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से जीता गया था।
और अब पुर्तगालियों की नई राजधानी क्या थी? गोवा थी। ठीक है। साथ ही साथ नीनो दी किन्हा ने वसीन का क्षेत्र, दीव क्षेत्र और हुगली क्षेत्र, यानी ये पश्चिम बंगाल में था, दीव और वसीन का जो क्षेत्र था यह महाराष्ट्र के पास सटा हुआ द्वीपीय क्षेत्र था, इस पे उसने विजय पा ली। ये जो पुर्तगाली थे ये अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे। वो मानते थे कि समुद्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति कोई है तो वो खुद है, यानी वो यहाँ के जो राजा थे उनको मानते थे कि ये समुद्र में बहुत कमज़ोर है, हम इनको समुद्र में हरा सकते हैं। इसीलिए वो अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे और इसीलिए उन्होंने समुद्र के बहुत सारे द्वीपीय क्षेत्र को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी क्रम में उन्होंने वसीन, दीव, ये सारे सालसेट, ये सारे क्षेत्रों को जीता था। फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली क्षेत्र जो कि बंदरगाहीय क्षेत्र था उसको भी जीत लिया। ठीक है। अब एक चीज़ जान लेते हैं कि कुन्हा ने सेंट थॉमस, वसीन, दीव, हुगली, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर वहाँ पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण किया, वहाँ पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित की। इसी के समय में गुजरात का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह यह गुजरात का शासक था। इस गुजरात के शासक जो था ये कुन्हा से मिलने के लिए गया और जहाज पे इसकी मुलाकात हुई। वही किसी बहस के दौरान दोनों में हाथापाई हुई और यह बहादुर शाह जहाज से गिर के समुद्र में मर गया। ठीक है। कुन्हा के समय में ही बंगाल में सतगांव, चटगांव, हुगली में पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्रों का प्रसार हुआ और पुर्तगाली जो थे वो चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। यानी जितने भी बंदरगाह ये जगह थे, ये चूँकि अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे, इसीलिए जितने भी बंदरगाही शहर थे, क्षेत्र था, उस पर इनका कंट्रोल बड़े स्तर पे था। ठीक है। और वहीं पे ये खास तौर से अपनी बस्तियां स्थापित करते ताकि आक्रमण की स्थिति में ये समुद्र में उतर सके और समुद्र में इनको हराना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। अंत में हम क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें बाद में इनके कंट्रोल से बाहर भी, जब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाने लगे, बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने लगे, तो मुग़ल शासकों की भी नज़र इन पे पड़ी और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगाली प्रभाव को समाप्त कर दिया। मतलब हुगली पे अटैक किया और पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ भगाया। वही क्रम हमें 1739 में भी देखने को मिलता है, जब मराठा शक्ति अपना विस्तार कर रहा था बाजीराव प्रथम के समय में। तब उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र से सटे जो इलाका था सालसेट और वसीन, इन दोनों क्षेत्रों को पुर्तगालियों से छीन लिया। यह महत्वपूर्ण था। इस तरह क्या हुआ कि जो राजनीतिक शक्ति उनकी बढ़ रही थी वो 16वीं सेंचुरी के बाद धीरे धीरे कम होने लगा और अंत में क्या हुआ, पुर्तगालियों के पास जो है केवल गोवा, दमन और दीव ही बच गए, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय के बाद लगभग 14 वर्षों के बाद 1961 ईस्वी में क्या हुआ, भारत ने अपने सैन्य बल से उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। यानी पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में भारत से गए। ठीक है। कुछ एक चीज़ मैंने और कहा था कि मैं आपको एक कार्टेज सिस्टम जो उन्होंने चलाया था, कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था, कार्टेज सिस्टम या कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था, उसके बारे में जान लें। यह काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पे गहरा प्रभाव डाला गया। पुर्तगाली जो थे वो स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे, ये मैंने आपको बताया है, और इसीलिए उन्होंने क्या एक नीति अपनाई कि हिंद महासागर में जितने भी व्यापार होंगे वो उनके नियंत्रण में होंगे। ठीक है। और उस पर उनके द्वारा कर लगाया जाएगा, चाहे वो मुगल साम्राज्य का व्यापार हो या किसी क्षेत्रीय राज्य का व्यापार हो, चाहे गुजरात का हो, मालवा का हो या किसी भी राज्य का व्यापार हो हिंद सागर में, तो वो उसको नियंत्रित करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। कोई भी अरबी या भारतीय जहाज
इनसे बिना कार्टेज सिस्टम के, ठीक है, या कार्टेज सिस्टम यानी परमिट के इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकते। कार्टेज के लिए क्या था, शुल्क देना होता था, ये शुल्क वसूलते थे। मतलब ये समुद्र के स्वामी अपने आप को इसीलिए मानते थे क्योंकि ये मानते थे कि हिंद महासागर में जो भी व्यापार होगा इनके बिना परमिशन या इनके कंट्रोल के नहीं होगा और उस पर टैक्स लगेगा। कोई अरबी व्यापारी हो, व्यापारिक जहाज हो, भारतीय व्यापारिक जहाज हो, सबको परमिट लेना होगा और ये परमिट लेने के लिए क्या लगता था, शुल्क लगता था। यही इस कार्टेज सिस्टम का मूल बात था, ठीक है। कार्टेज परमिट व्यवस्था के पीछे जो था यह कर या एक समुद्री एकाधिकार का मनोभावना था, एक पॉलिसी थी, एक नीति थी, एक विचार था पुर्तगालियों का, ठीक है। यही इस व्यवस्था का अंग था। हाँ, एक चीज़ और, अरबी या भारतीय जहाज हो वो भले कार्टेज भी प्राप्त किए हो लेकिन उससे काली मिर्च या गोला बारूद जैसे चीज़ों का व्यापार नहीं किया जा सकता। तो इस कार्टेज व्यवस्था में ये चीज़ भी पता चलता है कि काली मिर्च का व्यापार पे उनका एकाधिकार था, मतलब उनके अलावा कोई किसी भी जहाज से हिंद महासागर से होकर व्यापार नहीं कर सकता। चाहे गोला बारूद का भी व्यापार उनके अलावा कोई भी, चाहे भारतीय जहाज के माध्यम से चाहे अरबी जहाज के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकता। तो ये कार्टेज व्यवस्था का मूल आधार था, ठीक है। यही चीज़ इस व्यापारिक उसमें हम देख सकते हैं। अगर हम पुर्तगाली इतने जब मजबूत थे तो धीरे धीरे ये कमज़ोर क्यों होने लगे, पतन क्यों होने लगा, इसको भी देख लेते। एक, पुर्तगालियों के बाद अन्य कई यूरोपीय कंपनियां आई जिसमें खास तौर से फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वपूर्ण है। इनसे ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। कई जगह अंग्रेज़ों ने इनको पछाड़ा भी, युद्ध में हराए भी, और वो भी अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे, यानी वो भी समुद्री शक्ति के रूप में काफ़ी मजबूत थे। तो इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पुर्तगाली जो कंपनी थी वो पिछड़ गई। दूसरा, धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता में क्या था कि एक चीज़ मैंने बताया कि इनके यहाँ आने के पीछे एक कारण ये भी था कि ये धर्म का प्रसार करना चाहते थे। इसी क्रम में इन्होंने भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। तो इसके विरुद्ध भी एक जो धार्मिक विरोध था, हिंदू धर्म का हो चाहे अन्य धर्म का, वो बढ़ता चला गया, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा, इनके व्यापार पर पड़ा, इनके साम्राज्य पे पड़ा, ठीक है। दूसरा चीज़, इन्होंने गोवा में बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया। 1540 में हम देखते हैं कि इन्होंने गोवा में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, और 1560 में इन्होंने गोवा में ही धर्म न्यायालय की स्थापना की और धार्मिक, मतलब ईसाई धर्म के आधार पर न्यायालय स्थापित किया, और उसी आधार पर इन्होंने न्याय देना शुरू। इन जो असहिष्णुता की नीति पुर्तगालियों ने अपनाई, ये इनके विरुद्ध वहाँ एक विरोध की भावना पैदा किया। अन्य राज्यों में ने भी इसका विरोध किया। इस क्रम में यह बदनाम होते चले गए और धीरे धीरे इनका जो अस्तित्व था, जो एक मजबूत स्थिति थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और ये इनका पतन होने लगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर ध्यान दें तो उस क्रम में, हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र वाले जो भारतीय क्षेत्र थे उसको एस्तादो दी इंडिया कहा जाता था। एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था, ये आपको याद रखना। हाँ, आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। पुर्तगालियों का भारत में जब आए तो उन्होंने यहाँ के आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि बहुत सारे नई चीज़ों की खेती शुरू हो गई। जैसे वो लोग तंबाकू, आलू, मक्का जैसे चीज़ें जो फसलें थी वो साउथ अमेरिका से यहाँ लेकर आए थे और यहाँ इसका उत्पादन शुरू हो गया। तो कई बार जो तंबाकू है, आलू है, आलू तो आजकल हम लोग जानते हैं, हर सब्जी में हम आलू डालते हैं, आलू यूज करते हैं, खासतौर से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये आलू का दीवाना है। तंबाकू छोटे शहरों में, गाँव में जाए तो तंबाकू का बड़े स्तर पर सेवन होता है, यहाँ तक कि शहरों में भी होता है। मक्का जैसी चीज़ें ये भारत में पैदा नहीं होती थी, इसको पुर्तगालियों ने बाहर से लाया था। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था भारत के कृषि पे। दूसरा, इन्होंने मध्य अमेरिका से लाया था।
दूसरा, नए नए फल भी लाए, जैसे पपीता हुआ, अनानास हुआ, इस तरह के फल भी उन्होंने इंडिया में लाए। ठीक है, अगला चीज़ देखें तो तकनीकी पे भी प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों का भारत में आगमन के बाद तकनीकी पे भी प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में स्थापित किया गया और इस पर सबसे पहले कोई बुक पब्लिश की छापी गई तो वो आयुर्वेद पे आधारित है। आयुर्वेद आधारित एक बुक का प्रकाशन पहली बार प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों ने यूरोप से यांत्रिक घड़ियों का भी भारत में लाए और भारत में इसको प्रचलित बनाए, इसको प्रचलन में लाए। ठीक है, जहाज निर्माण की शुरुआत भी हुई और स्थापत्य शैली के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे योगदान दिया है। इनकी स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? गॉथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, यानी गॉथिक स्थापत्य शैली कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले क्लास में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन पुर्तगाली व्यापारियों का भारत में आगमन पे बहुत सारे तकनीकी और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारा इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी उसको भी ध्यान में रख लेते हैं। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ एक संत आए थे जिनका नाम था संत जेनियर। मार्टिन डिसूजा के साथ संत जेनियर इंडिया आए थे, भारत आए थे, ये भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों का ही योगदान है कि भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ हो पाया। यानी जब पुर्तगाली भारत में थे तो उन्होंने जापान के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो यानी पुर्तगालियों के योगदान से ही भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंधों का आरंभ हो पाया। और अकबर के समय में पुर्तगालियों ने 3 जेसुइट मिशन दरबार में लाए थे। 3 जेसुइट मिशन दरबार में लाए थे। ये भी हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट के। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो पहली यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली, ये सबसे पहले भारत आए व्यापार के लिए और सबसे लास्ट में गए। इस व्यापार के दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग किया, उन्होंने अपने समुद्री शक्ति का भी प्रयोग किया, यानी अपने व्यापार को विस्तृत बनाने के लिए अपने राजनीतिक पावर, राजनीतिक बल का भी प्रयोग किया। इस तरीके से उन्होंने एक तरह से उपनिवेशिक नीति पे काम किया और भारत को एक उपनिवेश बनाने की प्रयास किया। लेकिन अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। इसीलिए इनका यह विस्तार बड़े स्तर पे बड़े समय तक चल नहीं पाया। हाँ, कुछ क्षेत्रों पे जैसे गोवा, दमन दीव पर उनका 1961 तक, यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके लगभग 14 साल बाद तक उनका प्रभाव बना रहा। लेकिन भारतीय सैन्य बल के कार्रवाई के बाद इन क्षेत्रों को भी जीत लिया गया और उसके बाद ही पुर्तगाली प्रभाव पूरी तरह से इंडिया में समाप्त हो पाया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।